नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश रियल एस्टेट ई कॉन्क्लेव में। रियल एस्टेट कारोबार की आखिर क्या है रफ्तार, कोविड की वजह से क्या परेशानियां आखिर रियल एस्टेट कारोबार झेल रहा है और क्या कुछ चुनौतियां भी, इन्हीं तमाम मुद्दों को आज हम चर्चा करेंगे रियल एस्टेट ई कॉन्क्लेव में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो खास मेहमान, गौरव गोयल जो कि आयुक्त हैं जयपुर विकास प्राधिकरण के, और इसके अलावा शाहिद सिंह शेखावत जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं रुद्रा ग्रुप के। सबसे बड़ी बात यह कि जो कोविड महामारी आई उसने तमाम सेक्टर्स को प्रभावित किया है, रियल एस्टेट भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में इस सेक्टर को वापस से उबारने के लिए सरकार की और खासतौर पर जेडीए की क्या सोच है, क्या विजन है? बिल्कुल साहब, आप सही फरमा रहे हैं। कोविड फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान लॉकडाउन की जो बंदिशें रहीं उससे इंडियन इकोनॉमी का लगभग हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, और विशेषकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कि हमारे देश का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, वहाँ रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों के कारण कार्य थोड़े स्लो हो गए, मार्केट थोड़ा स्लो हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म होने के तुरंत बाद जैसे ही अनलॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ और धीरे धीरे बंदिशें हटती गई, वैसे ही इस रियल एस्टेट सेक्टर के जो दो मुख्य पहलू हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी नए नए इसमें रिलैक्सेशंस और इंसेंटिव्स के ऑर्डर्स निकाले, और प्राइवेट सेक्टर ने भी जो लॉस हुआ लॉकडाउन के पीरियड का उसको रिकवर करने के लिए काफ़ी एग्रेसिवली जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू किया, नए प्रोजेक्ट्स आने लगे। तो इन सब को देखते हुए रियल एस्टेट सेक्टर मुझे लगता है कि काफ़ी तेज रिकवरी हुई है, और अब ऑलमोस्ट एज गुड एज नो कोविड की कंडीशन पे रियल एस्टेट कार्य कर रहा है। मिसाल के तौर पर आज भी हमारी बिल्डिंग प्लान कमेटी की मीटिंग्स थी, तो करीबन 40 नए प्रोजेक्ट्स आज की मीटिंग्स में अप्रूव हुए हैं। तो बहुत तेज़ रफ्तार से यहाँ रियल एस्टेट का कार्य मैं कहूँगा चल रहा है, और उसमें प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट की, और साथ ही साथ जो कोविड का पीरियड था उसने जो लॉकडाउन के पीरियड में और जो महामारी के समय बीमारी हुई, लोगों के घर में फैमिली मेम्बर्स, क्लोज रिलेटिव्स की डिजीज़ से अफेक्ट हुए और कुछ में डेथ भी हो गई। तो उस सारी परिस्थिति में ये भी एक ओवरऑल फीडबैक आ रहा है कि इंसान को लगा कि अपने घर की अहमियत क्या है, तो अपना खुद का घर होना चाहिए। तो उसके लिए लोग बाग अब अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रियल एस्टेट में करने लगे हैं ताकि खुद का घर मिले, अपना इंडिपेंडेंट हाउस हो, तो भी रियल एस्टेट में काफ़ी इंप्रूवमेंट आए। शाहिद जी, आप किस तरीके से देखते हैं कि रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है उसमें कोविड का क्या फर्क पड़ा और भविष्य किस तरीके से देखते हैं इस इंडस्ट्री में? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, कोविड के जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए पिछला जो स्टार्टिंग कोविड का जो टाइम था उसमें एक बार को लगा था कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री डाउनफॉल में जारी है, लेकिन सेकेंड वेव में आज के करंट डेट में अगर हम देखते हैं तो रियल एस्टेट की स्पीड पहले की बजाय बहुत अच्छे से है, और पहले की बजाय प्रोजेक्ट्स भी बहुत मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। जो नए प्रोजेक्ट की ओपनिंग हो रही है, नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हो रही है, जैसे गौरव गोयल साहब ने भी बताया कि अभी 40 प्रोजेक्ट्स आप अभी मार्केट में ये लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से प्राइवेट बिल्डर भी अभी, मेरा जो मानना है, कोविड के बाद में जितने लॉन्चिंग हो रहे हैं नए प्रोजेक्ट से, उतने प्रोजेक्ट पिछले लॉकडाउन के समय नहीं हुए थे। और दूसरा देखिए, ऐसा है, कोविड का जो समय रहा वो लगभग लोगों को घर में कैद करके रखने वाला जैसा समय था, लोग घरों में कैद रहे। और मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, जैसे ओल्ड सिटी है अपनी, पिंक सिटी जो है, उसमें छोटे छोटे घर हैं, और उन छोटे छोटे घरों के अंदर लगभग 15 से 20 लोगों की फैमिली इस कोविड में अपने आप को कैद के जैसा फील किया है। और अब जब लोग इस कोविड के टाइम में अपने आप को घर में ही कैद रखा, तो उनको रियल में, जैसे गौरव साहब ने बताया कि घर की अहमियत उनको समझ में आई, घर की अहमियत उनको समझ में आई। तो ये अब ज्यादातर लोग ओल्ड सिटी से निकल के आउटर जो एरिया है, जो नियर सिटी के एरिया है, जहां पे सभी प्रकार की एमिनिटीज हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो या अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे लाइट, पानी की सुविधा हो, आसपास में बाजार की सुविधाएं हो, मेडिकल की फैसिलिटीज हो, ये सारी सुविधाएं जहां पे मिल रही हैं, उन ओपन एरियो में भी सिटी का पर्सन मकान बनाने को, रहने को तैयार है।
तो शाहिद जी, यदि मैं बात करूं तो फिर आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप शहर के आसपास के इलाकों में लेकर आ रहे हैं? सर, मैं मेरे प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, अभी हम लोग अजमेर रोड पे प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं। अजमेर रोड पे सराउंडिंग महिंद्रा सेज से पहले भी हमारे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा मेरे नए प्रोजेक्ट अभी वैशाली वेस्ट में प्लान हो रहा है, जो अगले 2 महीने में हम सोच रहे हैं कि 2 महीने में उसको लॉन्च कर लेंगे। और तीसरा मेरा सिक्कर रोड पे प्रोजेक्ट जेडीए से अप्रूव हो चुका है, जो मेरे ख्याल से इसी मंथ में हम लोग उसकी रेरा अप्रूव होने के बाद, रेरा का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम उसको लॉन्च कर लेंगे। और साथ ही हम जगतपुरा में भी आने वाले 1 साल के अंदर कम कीमत के ऊपर घर या प्लॉट हम उस एरिया में भी लेके आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से रुक करता हूं गौरव गोयल जी का। गौरव जी, आप शुरुआत में जिस तरीके से बता रहे थे कि सरकार ने, जेडीए ने भी कई रिलैक्सेशंस दिए हैं, सहूलियतें दी है, तो ऐसे में हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए हम जानना चाहेंगे कि सरकार ने और खासतौर पर जेडीए ने इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री को उबारने के लिए, कोविड का जो असर हुआ था उससे उबारने के लिए क्या कुछ खासतौर पर, मोटे तौर पर सहूलियत इनको दी है? बिल्कुल साहब, जैसे बिल्डिंग प्लान्स हैं तो जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसमें 1.5 साल सबका कंस्ट्रक्शन पीरियड बढ़ा दिया गया है। तो कोविड के दौरान जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे जो कि स्लो हो गए थे या बीच में रुक गए थे, तो उनकी जो समय सीमा होती है जिसमें उन्हें कार्य पूरा करना होता है, उसे सरकार ने 1.5 साल बिना किसी चार्ज के बढ़ा दिया। साथ ही इंसेंटिव बीएआर दिया है अफोर्डेबल हाउसिंग जन आवास योजना प्रोजेक्ट्स में, जहां आर्थिक रूप से कमज़ोर आय वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के हाउसेज हैं, उनके लिए जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना है, जन आवास योजना में कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं। और एक नया प्रोविज़न 3C ऐड किया गया है जिसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें 20% कंस्ट्रक्शन करना होता है और रेस्ट प्लॉटेड डेवलपमेंट रहता है। तो फ्लैटेड डेवलपमेंट और प्लॉटेड डेवलपमेंट दोनों में रिलैक्सेशंस दी गई हैं। और साथ ही रोजगार सृजन के उद्देश्य से जो वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स का सेक्टर है और साथ ही मेडिकल एंड हेल्थ का सेक्टर है, इन दोनों सेक्टर्स में कन्वर्जन चार्जेस, लैंड यूज चेंज चार्जेस, इनमें रियायतें दी गई हैं। और साथ ही मैक्सिमम परमिसिबल लैंड यूजेस में ये दोनों ही प्रकार के प्रोजेक्ट्स अनुज्ञा किए गए हैं, जिससे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो एक तरफ और दूसरी तरफ लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस का सेक्टर भी स्ट्रेंथन हो। अफोर्डेबल और ईडब्ल्यूएस एलआईजी के साथ साथ गवर्नमेंट ने फोकस किया है कंस्ट्रक्शन पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रिंग रोड है, जहाँ सदर्न रिंग रोड का काम कंप्लीट हो गया है, वहाँ नॉर्दर्न रिंग रोड का सर्वे करके उसका पार्ट ए नोटिफाई किया जा चुका है और उस पर बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है, जिससे कि उसे भी पूरा किया जा सके। साथ ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जैसे कि दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम जो आरसीए बनाएगा चौक में, उसके लिए लैंड अलॉटमेंट का कार्य पूरा किया जा चुका है। एसएमएस में आईपीडी टावर जेडीए द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक राजस्थान की टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी, मोर देन 100 मीटर टॉल। तो ये एक टॉलेस्ट बिल्डिंग्स के लिए एक नया पैराडाइम शुरू होने वाला है। साथ ही जो म्यूजियम के प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, पृथ्वीराज नगर में सीवरेज के प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, जैसे सीतापुर आरओबी इस दौरान कंप्लीट किया गया, बस्सी ऑनगोइंग है, लगभग कंप्लीट होने वाला है, जाओता कंप्लीट किया गया, बम्बाला पुलिया कंप्लीट करके लिए पब्लिक के लिए खोला गया। तो फोकस ये है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और साथ में डेवलपमेंट इस तरह से हो जिससे कि रियल एस्टेट और हाउसिंग इजीली अवेलेबल हो पाए। शायद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी जिस तरीके से गौरव गोयल साहब बता रहे थे कि सरकार ने जो सहूलियतें दी हैं, तो आपको लगता है कि अब धीरे धीरे जो आपकी जो इंडस्ट्री थी वो रफ्तार पकड़ने लगी है? 2 जो वेव थी कोविड के, उसके बाद में धीरे धीरे वापस से पटरी पर आने लगा आपका कारोबार? नहीं, बिल्कुल सही फरमाया है गौरव साहब ने। देखिए, जो अभी की स्पीड है वो वाकई ठीक है, बहुत अच्छी है। क्योंकि देखिए, पिछले अगर 10 साल का, 15 साल का अगर अपन टाइम देखते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आ गई थी रियल एस्टेट में, एक डाउनफॉल फील कर रहा था रियल एस्टेट इंडस्ट्री। जो मार्केट 2004 से 12 तक का रहा, वो उस टाइम पे रियल एस्टेट एक बहुत अच्छे पीक पे था और उस टाइम को हर आदमी आज भी मिस करता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब आने वाले 5 साल में जिस तरीके से सरकार की पॉलिसीज कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, जिस तरीके से नए नए सरकार के प्रोजेक्ट्स प्लान हुए हैं,
तो लगता है कि स्पीड पिछले जो 2004 से 12 का समय रहा, ये सेम समय, सेम जो मार्केट है, हमें आने वाले 5 साल में इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। साथ ही रियल एस्टेट में आज की तारीख में जो पर्सन, जो इन्वेस्टर है, वो पहले ज्यादातर लोग पैसा अपना इन्वेस्ट रियल एस्टेट में करते थे जिस टाइम पे पीक टाइम पे था, लेकिन बीच में इन्वेस्टर जो सेगमेंट था वो सारा का सारा शेयर मार्केट की तरफ चला गया, गोल्ड की तरफ चला गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं हम लोग फील कर रहे हैं, जो कस्टमर्स का हमारे पास में फीडबैक रहता है, कि अब ज्यादातर लोग, हर घर के अंदर ये डिमांड रहती है कि हमें एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, भले ही वो आज के उनके हाउस की बात हो, भले ही वो 5 साल बाद के घर की प्लानिंग हो, भले ही उनका इन्वेस्टमेंट हो। कहीं ना कहीं आम पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो रियल एस्टेट के प्रति अभी पॉजिटिव है। जी गौरव जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि हर किसी का एक सपना होता है कि उसका खुद का आशियाना हो, उसके खुद की छत हो, घर हो, तो इस सपने को सरकारी जो महकमे, चाहे वो जेडीए हो वो, और जो पब्लिक जो प्राइवेट जो एक तरीके से सेक्टर है, वो किस तरीके से मिलकर साथ पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल, ये जो हाउसिंग का सपना है और हाउसिंग का जो मैंडेट है, इसे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर पूरा करते हैं। और मुख्य रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग है, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना, उसका इस तरीके का मॉडल बनाया हुआ है कि जितने भी प्राइवेट स्कीम्स होती हैं, चाहे वो प्लॉटेड की हों चाहे फ्लैटेड की हों, उसमें EWS और LIG का प्रोविज़न रखना होता है। साथ ही जो जन आवास योजना में 1A 1B में, और साथ ही ऐसी भी स्कीम्स होती हैं जो कि 100% EWS LIG के लिए होती हैं, और कुछ में MIG इंक्लूड किया गया है। उनमें मुख्यमंत्री जन आवास योजना में 3A 3B 3C की स्कीम्स होती हैं। उन स्कीम्स में जहां प्राइवेट डेवलपर्स स्कीम्स लाते हैं तो उन्हें लैंड यूज चेंज, कन्वर्जन चार्जेस को लेकर कई प्रकार की रियायतें मिलती हैं। साथ ही भारत सरकार से भी उन्हें GST में रियायत मिलती है, इनकम टैक्स में रियायत मिलती है। तो ये सब रियायत मिलके वो काफ़ी अट्रैक्टिव प्रपोजिशन बन जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि आज जयपुर में अगर 5 प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं तो 5 में से 1 या 2 प्रोजेक्ट तो एक्सक्लूसिवली जन आवास के होते हैं, और साथ ही जो 4 प्रोजेक्ट्स या 3 प्रोजेक्ट्स जो जनरल प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी 5% और 7.5% और 10% अलग अलग स्लैब्स में EWS LIG का प्रोविज़न होता है। तो एवरी डे जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं उनमें ये प्लॉट्स और फ्लैट्स अवेलेबल होते जा रहे हैं। और साथ ही जो आर्थिक रूप से कमज़ोर आय वर्ग के परिवार हैं, वो जब ये प्लॉट या फ्लैट परचेज करते हैं तो उन्हें क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में बैंक की तरफ से बैक एंड सब्सिडी भी मिलती है, जो कि करीबन 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए के बीच उनको एंड ऑफ द डे सब्सिडी मिलती है। शायद जी, आपसे एक चीज और मैं सवाल करना चाहूंगा कि आपने करीब 1 दशक जो अपना कार्य क्षेत्र था वो मेडिकल के क्षेत्र में रखा, उसके बाद में आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आए, तो कुछ सोचकर आप आए होंगे। तो ऐसे में मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसके लिए क्या कुछ खास ध्यान आप रखेंगे? क्योंकि जो उच्च वर्गीय परिवार है वो तो फिर भी फ्लैट्स खरीद सकता है, महंगे दर के मकान खरीद सकता है, लेकिन मध्यम वर्गीय जो परिवार, उसके सामने एक बड़ी चुनौती होती है, तो उसको किस तरीके से आप पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, जो आपने ये सवाल पूछा है कि मिडिल क्लास के लिए फ्लैट किस तरीके से खरीदेगा, मैं थोड़ा सा इसमें, जैसे गौरव साहब ने अभी कहा कि जो EWS LIG वाला जो सेगमेंट है, MIG वाला जो सेगमेंट है, इसमें मुझे लगता है कि देखिए आज की तारीख में हर पर्सन के पास में इतना इनकम का सोर्स होता है कि वो बैंक से इजी में उसे लोन अवेलेबल हो जाए। और जहां लोन अवेलेबल हो जाता है वहां पे मिडिल क्लास आराम से 30 से 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, 30 से 50 लाख का फ्लैट या हाउस या प्लॉट वो इजी में परचेज कर सकता है। अभी मैं बैंकिंग सेक्टर की हल्की सी चर्चा करूंगा कि बैंक फ्लैट हो या इंडिपेंडेंट हाउस हो या विला हो, इसके साथ में ओपन प्लॉट पे भी बैंकिंग आजकल लगभग 70 से 80% लैंड का जो कॉस्ट है उसका लोन दे रहे हैं अभी। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसकी वजह से आम आदमी अपना घर, अपना प्लॉट खरीद सकता है। क्योंकि देखिए जहां पे लोन की फैसिलिटी नहीं होती है उस जगह पे आदमी के लिए 50 लाख 20 लाख रुपए इकट्ठा करना बड़ा कठिन है, लेकिन जहां पे लोन की फैसिलिटी अवेलेबल हो उस जगह पे आदमी को केवल 20 से 25% पेमेंट की व्यवस्था करनी होती है, बाकी बैंक अपन को एज ए लोन उसके अंदर सुविधा दे देता है। मेरा एक सवाल और है आपसे, क्या
आपके प्रोजेक्ट्स में मध्यम वर्गीय परिवारों को लेकर खास ध्यान आप रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरे पास में जो सेगमेंट है और जो मेरा आने वाला समय है, उसमें जो मेरे पास में प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उसमें मैं इस चीज को प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखा है कि आम पब्लिक को, आम जनता को मैं उनके सपनों को पूरा करने में अपना संपूर्ण योगदान दूं। मेरी जो प्राइसिंग है, मेरे प्रोजेक्ट्स की जो लोकेलिटी है, जो लोकेशन है, वो हर कैटेगरी के कस्टमर के लिए फेथफुल है। शायद जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार से किस तरीके की उम्मीद अब आप मौजूदा दौर में रखते हैं। हमारे साथ में खुद जेडीए के कमिश्नर जुड़े हुए हैं, तो आप इनसे कुछ सवाल पूछना चाहें, कुछ बात रखना चाहें अपनी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं गौरव गोयल साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गौरव गोयल साहब ने जो जेडीए के अभी फिलहाल जो टाइमिंग में, कोविड के समय में जो ऑनलाइन सर्विसेज जो स्टार्ट हुई हैं, उनमें हम बिल्डर्स को और आम पब्लिक को बहुत ही सुविधा हुई है। इससे मैं अगेन एक बार गौरव साहब को धन्यवाद दूंगा कि ऐसी चीजें जो हमने पिछले 10 साल के समय में ये चीजें कभी फील नहीं करी कि कभी ये जेडीए में ये पॉसिबिलिटीज आएंगी, जो ऑनलाइन हो, जो हम घर बैठे ही कस्टमर का पट्टा अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे ही हम 90A का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें आम पब्लिक के लिए, हम बिल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं एक रिक्वेस्ट भी चाहूंगा गौरव गोयल साहब से कि आपने ये जो एक्टिविटी स्टार्ट करी, ये वाकई ऐसी है कि इसमें आम पब्लिक को बहुत अच्छी सुविधाएं मिली है। लेकिन जो अप्लाई होने के बाद, जैसे मैं पर्टिकुलर जेडीए के पट्टे की बात करूंगा, 90A के प्रोसेस की बात करूंगा, जैसे आपने अभी अपना प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स की बात करी कि 3A, B, C जो सेगमेंट की फाइल्स हैं, इनमें अप्रूवल्स में जो अभी समय लग रहा है, क्या हम इस समय को किस तरीके से कम कर सकते हैं, जिससे क्या जल्दी से जल्दी हम बिल्डर्स लोग आम पब्लिक तक वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सकें? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। इनफैक्ट अभी तो ऑनलाइन जैसे पट्टा जारी करने का प्रोसेस है, तो वो ऑनलाइन शुरू किया और अब उसको हम एक स्टेप और आगे ले जा रहे हैं। इस पे हमारा स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन काम के डिपार्टमेंट के साथ काम चल रहा है, पोर्टल भी डेवलप हो रहा है, जहाँ पे अब जो फिजिकल पट्टा नहीं होके वो ऑनलाइन पट्टा बनेगा और पट्टा बन के स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन के सब रजिस्ट्रार के पावर्स जेडीए के डिप्टी कमिश्नर को ही मिल जाएंगे, जिससे जैसे ही पट्टा जारी होगा साथ साथ में उसका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और वो ऑनलाइन स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी दर्ज हो जाएगा और जेडीए से ही जारी हो जाएगा। तो जो एक स्टेप है आपको वहाँ जाना पड़ता है, वो एक स्टेप कम हो जाएगा। इसी प्रकार से जो प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल हैं, उन्हें एक्सपेडाइट करने के लिए कुछ मैनुअल, कुछ चेकलिस्ट हमने बनाई हैं और पहले से कुछ हमने प्रोसेसिंग टाइम कम किया, प्रयास करेंगे कि और कम होके फास्ट अप्रूवल्स हों, जिससे कि प्रोजेक्ट्स फास्ट एग्जीक्यूट हो सकें और जो बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उन्हें अपना प्रोजेक्ट अप्रूवल, प्लान अप्रूवल, पट्टा शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो सके। शायर सिंह जी, आपने सुना गौरव गोयल जी को, अब कोई और बात आप रखना चाहेंगे सरकार के सामने, जेडीए के सामने? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैं गौरव साहब से मेरी कुछ थिंकिंग है, एक युवा होने के नाते। गौरव साहब भी हम उम्र हैं, एक युवा हैं, तो मैं एक जैसे 2025 का जो मास्टर प्लान रहा है, जिसमें कुछ सेक्टर रोडें प्रपोज्ड हैं, जिनमें वाकई अभी वर्किंग चल रही है। गौरव साहब के आदेश के अनुसार मैं कई जगह देखे कि रोडों का वर्किंग है, टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कनेक्टिंग रोड है जो अभी वर्किंग में नहीं आई है। अगर वो रोडें अगर कनेक्टिंग में आती हैं, अगर उस पर वर्किंग होती है, तो कहीं ना कहीं उस एरिया में डेवलपर्स को सुविधा मिलेगी, आम पब्लिक को सुविधा मिलेगी। दूसरा, जिस रोड के थ्रू अभी वहां तक पहुंचना हो रहा है, वहां का ट्रैफिक भी डाइवर्ट होगा, जिससे बहुत सारे समय की बचत होगी। वो आम पब्लिक का समय है, वो हमारा समय है, वो हर किसी का समय है। तो इसमें साहब से चाहूंगा कि आप आगे किस तरीके से इसको प्लान कर रहे हैं? बहुत ही पर्टिनेंट और इम्पोर्टेंट इशू आपने रेज किया है कि जयपुर का जो डेवलपमेंट है, खासकर जो इंटरनल एरियाज़ का डेवलपमेंट है, वो सेक्टर रोड्स का डेवलपमेंट उस पर की फैक्टर है। जैसे ही सेक्टर रोड डेवलप होती है, बहुत सारी लैंड की एक्सेस ओपन हो जाती है और उस लैंड पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है और आने भी लगते हैं। तो सेक्टर रोड्स का प्लान्ड और फास्ट डेवलपमेंट हो, इसके लिए हमने 2 स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, एक कैटेगरी ए रोड्स और कैटेगरी बी रोड्स। पहला फोकस तो है मिसिंग लिंक्स पे, और अभी हाल ही में पिछले 3 महीने में करीबन
45 से ज़्यादा मिसिंग लिंक्स हमने लैंड एक्वायर करके ओपन किए हैं, जहाँ पे रोड बनी हुई है और पूरी लेंथ में, कुछ लेंथ में रोड बनी हुई है, बीच में 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर का टुकड़ा किसी काश्तकार की ज़मीन आने की वजह से, डिस्प्यूट होने की वजह से रोड कनेक्टेड नहीं है, तो मिसिंग लिंक है। तो उन मिसिंग लिंक्स को हम प्रायोरिटी पे सभी जोन के अधिकारी, जोन डीसीज को डायरेक्शंस दिए हैं। वो एक एक मिसिंग लिंक को ढूंढ के संबंधित लैंड ओनर से बात कर कर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके, सेटलमेंट करके, लैंड परचेज करके ओपन अप कर रहे हैं। तो हालांकि काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट आया है, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि जो प्राइवेट टाउनशिप डेवलपर्स एसोसिएशन है वो इंटरनली, क्योंकि रेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू जेडीए तो प्रयास करता ही है, आप आपस के अंदर भी एक ऐसा कल्चर क्रिएट करें कि अगर कोई भी कॉलोनाइजर या आपका मेंबर जो है या टाउनशिप डेवलपर है वो इंटरनल डेवलपमेंट नहीं करता है, तो उसको उसके ऊपर एक पीयर ग्रुप का प्रेशर हो कि अगर मैं डेवलप नहीं करूँगा तो मैं फिर मार्केट में कैसे काम करूँगा, जिससे कि हम राजस्थान में, खासकर जयपुर जो राजधानी है, वहाँ के जो डेवलपर्स हैं वो एक रोल मॉडल और एक आदर्श स्थापित कर सके, एक बेंचमार्क स्थापित कर सके कि कैसे प्रॉपरली फैसिलिटीज़ की लैंड छोड़ी जाती है, कैसे प्रॉपर पार्क्स डेवलप किए जाते हैं, प्रॉपर रोड्स डेवलप की जाती हैं, प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, जिससे कस्टमर को, इन्वेस्टर को सीधे जाके अपना प्लॉट पे वो मकान बना सके। तो बिल्कुल गौरव गिल जी, पर लास्ट में संक्षिप्त में आपसे एक जानना चाहूंगा, पहली बार कोई मामला ऐसा मतलब सामने ऐसे आ रहे हैं कि प्राइवेट जो बिल्डर है वो इस तरीके की बात करें कि खौफ पैदा हो जो कानून के हिसाब से काम नहीं करते, तो इस जो क्षेत्र में क्या जेडीए आगे कार्रवाई करेगा? बिल्कुल, ये एकदम सही सोच है। हमने इसी लाइन पे 2 मेजर एक्शंस लिए हैं। एक तो हमने ऐसी पुरानी स्कीम्स को सबको आइडेंटिफाई किया है जिनमें इंटरनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और जो 12.5% प्लॉट्स मॉर्गेज के रूप में रखे जाते हैं, जिन्हें रिलीज तभी किया जाता है जब डेवलपमेंट हो जाता है, तो उन्हें अब हम फोरफिट करके और उनको नीलामी की प्रक्रिया शुरू करें, और उससे जो पैसा आएगा उससे हम डेवलपमेंट करवा देंगे। और ऐसे कॉलोनाइजर्स, डेवलपर्स का नाम भी पब्लिसाइज करेंगे वेबसाइट पे भी और प्रेस नोट के माध्यम से भी, कि जिन्होंने अपने डेवलपमेंट के कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए। साथ ही जन आवास योजना में जैसे 3C में है, तो 3C में जहाँ 20% प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन करके सेल करना है, तो उस पर हमने निर्णय किया है कि उन 20% प्लॉट्स की लीज डीड्स यानी पट्टे हम तभी जारी करेंगे जब उन पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो स्कीम अप्रूव होने के बाद बिल्डर, कॉलोनाइजर को पहले डेवलपमेंट करना होगा, उसके बाद ही हम उसके पट्टे उसको जारी करेंगे, जिससे वो आगे उसका सेल कर सके। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव गोयल जी और साथ में शायर सिंह शेखावत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए थे जो कि बता रहे थे कि आखिर बीते इन दिनों में रियल एस्टेट क्षेत्र ने आखिर किन चुनौतियों का सामना किया है, किन परेशानियों से रियल एस्टेट सेक्टर जूझा है, और साथ में क्या कुछ नए नवाचार रियल एस्टेट और साथ में सरकार मिलकर कर रही है। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।